नमस्कार, देवभूमि दिन भर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुद्रपुर दौरे पर है इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अब से कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे और इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के साथ में तमाम अधिकारी भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रुद्रपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद मुख्यमंत्री करते हुए अब से कुछ देर में नजर आएंगे। सीधा संवाद होगा कार्यकर्ताओं के साथ में और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और साथ ही तमाम अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अब से कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री और इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। तो इस वक्त आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और साथ ही तमाम अधिकारी भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर का इंतजार जब कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां अब से कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर पर पक्की मोहर लग चुकी है। सीएम योगी के दौरे पर पक्की मोहर लगी। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर स्थित डिग्री कॉलेज में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और डिग्री कॉलेज की स्थापना में सीएम योगी की अहम भूमिका रही है। तो न्यूज वन इंडिया ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे और अब इस पर मोहर भी लग चुकी है। उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां यमकेश्वर स्थित डिग्री कॉलेज में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। आपको बता दें कि डिग्री कॉलेज की स्थापना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रही है। तो इस की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि देवभूमि दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई से लेकर 5 मई तक, यानी कि 3 दिनों का ये दौरा रहेगा उनका और उत्तराखंड में ही रहेंगे मुख्यमंत्री और गुरु अवैधनाथ की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री इस दौरान हिस्सा लेंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट? न्यूज वन इंडिया ने हालांकि इस खबर को पहले ही बता दिया था, जानकारी दे दी गई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले और अब इस खबर पर मोहर भी लग चुकी है। जी देखिए, सबसे पहले दिन में करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड आने की खबर न्यूज वन इंडिया में मेरे द्वारा ब्रेक हुई थी और उस वक्त तक कई जगहों से आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। हालांकि इसके बाद मेरी मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है जब वो सचिवालय से निकल रहे थे, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड इसकी पुष्टि की है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये उत्तराखंड का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। वो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, पौड़ी जिले के। 3 तारीख को जो अलकनंदा होटल उत्तर प्रदेश की संपत्ति में था, इसके एवज में उत्तर प्रदेश ने अपना एक नया होटल बनाया था। एक तो ये होटल हैंडओवर का कार्यक्रम अभी तक की जो जानकारी है वो 3 तारीख को हो सकता है और 4 को वो गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे और 5 तारीख को अपने गांव के निकट एक विद्यालय महाविद्यालय बना हुआ है जी। इसके निर्माण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहां एक कार्यक्रम में वो संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अवैधनाथ जी की मूर्ति का वो अनावरण करेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ का भी विधिवत पूर्ण कार्यक्रम नहीं मिला है, लेकिन जो मोटे तौर पर 3 दिनों के कार्यक्रम की जानकारी है वो हरिद्वार और गढ़वाल की है। 6 तारीख को बाबा केदारनाथ के कपाट भी खुल रहे हैं, तो ऐसा आकलन है, यूं तो 3 तारीख से ही कपाट खुलने लगेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के जी। जो 6 तारीख के बाद कपाट खुल रहे हैं, तो माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर सकते हैं। हालांकि ये भी सिर्फ एक आकलन है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी या आधिकारिक कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं हुआ जी। यानी कि अभी तक जो है वो है 3 से 5 तारीख तक का, लेकिन हो सकता है कि वो 6 तारीख को भी वहीं पर रुके, देवभूमि में बने रहे, केदारनाथ के दर्शन करें। जी, अब सूत्र कुछ इसी ओर संकेत दे रहे हैं कि ये कार्यक्रम हो सकता है और दर्शन भी वो कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर आ सकते हैं। तो यही एक आकलन है, ये एक स्पेकुलेशन है
की चूक, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रोटोकॉल के तौर पर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहते हैं। तो हो सकता है कि इस बार यदि प्रधानमंत्री आए तो योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ कपाट खुलने के वक्त मौजूद रहे, ऐसा एक आकलन है। अभी तक कोई इसका आधिकारिक कार्यक्रम 3, 4, 5 तारीख का भी अभी तक कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है, पर इतना फोन पर बात होने से ही मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यक्रमों को उसी तरीके से रिशेड्यूल करना शुरू कर दिया है। 3, 4, 5 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद को फ्री रख रहे हैं, बहुत बड़े कार्यक्रमों में व्यस्त नहीं रहेंगे, जो मेरी जानकारी है। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा था, वो बिफोर हो सकता है, वो 1 तारीख को दिल्ली जा सकते हैं, जो पहले बाद में दौरा था। हालांकि अभी ये कार्यक्रम थोड़ी देर में आधिकारिक रूप से जारी होने लगेंगे, तब और स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 3, 4, 5 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर में, अपने मूल राज्य में, उत्तराखंड में रहेंगे, जहाँ के वो रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 से 5 मई तक यानी कि 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी दी है कि पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित महंत अवैधनाथ महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा को भी उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखंड को सौंपा जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए बनाया गया होटल उत्तर प्रदेश को सौंपा जाएगा। देखिए, हमने ये भी तय किया है कि हमारे टेस्टिंग जितनी हो रही है उसको दुगना किया जाएगा और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी मैक्सिमम लोगों को टेस्टिंग के लिए जो है हमको प्रेरित भी करने हैं और उनकी टेस्टिंग भी कराना। देखिए, हमने ये भी तय किया है कि हमारे टेस्टिंग जितनी हो रही है उसको दुगना किया जाएगा और जो लोग बाहर से आ रहे हैं। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए यशपाल आर्य ने बताया कि उत्तराखंड में जनता की अनदेखी की जा रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भीषण आग लग रही है, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है। इसके साथ ही यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर, आज दिल्ली दौरे पर आप आए हैं, सोनिया गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई, किन विषयों पर चर्चा हुई? तमाम उत्तराखंड के मुद्दे हैं। देखिए, मैं आभार करने भी आया था आज कांग्रेस प्रेसिडेंट और हमारी मार्गदर्शक नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने यशपाल आर्य को दी है और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं करने जा रहा हूं और उत्तराखंड के संदर्भ में भी कांग्रेस के सीएलपी की क्या भूमिका होगी, किन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, किस तरह से हम सीएलपी में कांग्रेस विधायक दल सदन में उन जन मुद्दों को, उन ज्वलंत समस्याओं को, उन प्रश्नों को बखूबी उठाने का काम करेगा और हम जनता की आवाज़ बनेंगे। जो अपेक्षाएं हमसे की गई हैं, हम विपक्ष में रहकर सरकार के जो वायदे हैं, जो उनके नाकामियां हैं, जो उनके फैसले हैं, अगर वो सही फैसले नहीं है तो हम उसका विरोध करेंगे। हम सदन में भी बोलेंगे, पुरजोर तरीके से बोलेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाएंगे और सकारात्मक भूमिका भी हम निभाएंगे। लेकिन सकारात्मक भूमिका का मायने ये नहीं है कि हम हर सरकार के साथ खड़े दिखाई दें। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्यों से पेट्रोलियम उत्पादों पर कम किए जाने का अनुरोध किया है। इस विषय के दौरान अलग से देहरादून का भी जिक्र हुआ। यहां पहले ही सरकार ने वेट कम कर दिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय की जानकारी देते हुए बताया कि टैक्स कम करने की बात जहां तक है तो उत्तराखंड में पहले ही टैक्स और वैट कम है और उसका जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने
उसके मद्देनज़र ये कहा है कि हमने, चूँकि हमारे देहरादून का उन्होंने कहा है कि 103 रुपये लीटर जो है हमारे यहाँ पर जो हमारी प्राइस रेट है वो अन्य राज्यों से बहुत कम है। एक उन्होंने देहरादून का भी उसमें जिक्र किया है। हमने पहले ही घटा दिया है, बैट घटाने के लिए कहा है सभी राज्यों से। जिन राज्यों ने बैट नहीं घटाया, हम उस श्रेणी में हैं जिन्होंने बैट पहले ही घटा दिया। प्रधानमंत्री जी ने वहीं देहरादून में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आईपीएस अधिकारियों को चेतावनी दी है। अपने दफ्तर में समय से नहीं बैठ रहे सीनियर आईपीएस अफसरों को डीजीपी ने पत्र लिखकर अधिकारियों को आगाह किया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दफ्तर में ही रहे अधिकारी मौजूद। आपात स्थिति में अपने सीनियर को बताकर ही दफ्तर को छोड़ें। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे देहरादून से, जहां पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आईपीएस अधिकारियों को सीधे तौर पर यह चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अपने दफ्तर में समय से नहीं बैठ रहे सीनियर आईपीएस अफसर, और डीजीपी ने पत्र लिखकर अधिकारियों को आगाह किया है कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपने दफ्तर में ही मौजूद रहे अधिकारी। वहीं उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सुरक्षा टीम और तमाम तामझाम के साथ गेहूं के खेत में फसल काटने पहुंच गई। विकासनगर के केदारवाला तहसील में मंत्री को देखकर हर कोई हैरान रह गया। मंत्री जी को देख इस मौके पर सांसद हेमा मालिनी का अंदाज भी नजर आया। कभी इसी तरह से एक फोटो हेमा मालिनी के भी खासा सुर्खियों में रहे थे, और इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज केदारवाला आने का मौका मिला और यहाँ पर एक हमारी महिला किसान हैं, उनके खेत में गेहूं की कटाई चल रही थी। उसमें प्रतिभाग भी किया, थोड़ा सा सहयोग उनको प्रदान भी किया, और साथ साथ में उनको किस प्रकार से वो गेहूं की इन्होंने गेहूं बोने से लेकर गेहूं कटान से लेकर आगे क्रय केंद्रों में पहुंचाने से लेकर क्या क्या प्रक्रियाएं इनको सामना करनी पड़ती हैं, और किस प्रकार से इनको अन्य क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन सब को लेकर इनके साथ में चर्चाएं हुई। यहाँ बहुत सारी महिलाएं जो कि गेहूं काटने में अपना योगदान प्रदान कर रही थी, उनके साथ में विषयों को लेकर चर्चा हुई। साथ साथ में हमारी जो महिला किसान हैं उनकी गेहूं को जो है थ्रेशर से भी जो है उसमें छटाई, जो उसका भूसा है और गेहूं है उसको अलग करने का काम भी जो है उसमें थोड़ा सा सहयोग अपनी ओर से भी दिया गया। वहीं आगामी 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जहां 4 धाम यात्रा खुलने से पहले पौड़ी को 4 धाम यात्रा के रूट से जोड़ने के लिए पौड़ी वासियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी को लेकर आज नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर वासियों के साथ मिलकर पौड़ी के प्रसिद्ध मंदिर में हवन किया और सरकार से मांग की कि सरकार इस साल शुरू होने वाली यात्रा के कुछ अंश को पौड़ी से संचालित करने का काम करे। था और कंडोलिया देवता यानी कि पौड़ी, और पौड़ी यानी कि कंडोलिया देवता, दोनों एक दूसरे के प्राय हैं। 2007 में भी मैंने जब विधायक होते हुए इस मांग को रखा था कि पौड़ी को पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है, और जब तक पौड़ी से 4 धाम यात्रा का कुछ अंश, इन शब्दों पे आप गौर करेंगे कि कुछ अंश जो है वाया कोटद्वार, सतपुली होते हुए, बांगाट होते हुए, कासकेत होते हुए, टेका मार्ग से पौड़ी, और कोटद्वार से सतपुली होते हुए, ज्वालपा देवी होते हुए, बुआखाल होते हुए पौड़ी जब आएगा, उसका कुछ अंश यहाँ आएगा, तो जो हमारी नगर के अंदर या इस क्षेत्र में कुछ कमियां हैं उनको भी दूर होने का मौका मिलेगा। वहीं देहरादून में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पोक्सो एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल विभाग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे बना रहे हैं, लेकिन मैं इसे किनारे रखता हूं और कहता हूं जो जनहित में सही हो और समस्या मुक्त हो वो काम किया जाना चाहिए। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर तक ये आयोजन ले जाना चाहिए ताकि गांव तक बच्चों को अपने हितों की जानकारी मिले। वहीं आपको बता दें कि कार्यशाला में डीजीपी पुलिस महकमे की महिला विवेचक सब इंस्पेक्टर भी इस दौरान मौजूद रहीं। उत्तराखंड में बिजली कटौती का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। चढ़ते पारे के साथ ही बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है और आलम यह है कि घंटों तक लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है, जिसके चलते भारी तपिश में लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में बिजली की सालाना मांग 2468 मेगावाट।
विभिन्न परियोजनाओं से यहाँ 5,211 मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन राज्य कोटे के तहत 1,320 मेगावाट बिजली ही मिल पाती है। उत्तराखंड कहने को तो ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन दूसरे राज्य को बिजली देने वाले इस राज्य के पास खुद बिजली नहीं है। ऊर्जा प्रदेश को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन सभी दावे हवाई साबित होते हैं। प्रदेश में आलम यह है कि रोजाना करोड़ों की बिजली खरीदने पर भी कई इलाकों की घंटों की बिजली कटौती का बुरा हाल है। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली कटौती ने लोगों की जिंदगी को दुश्वार कर दिया है। ऊर्जा प्रदेश का दावा करने वाले हुक्मरानों के तमाम दावे हवाई साबित हो रहे हैं। वहीं बिजली संकट पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी ऊर्जा को लेकर संकट पैदा हो रहा है। राज्य सरकार ने एक सप्ताह के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। आगे भी राज्य में निर्बाध ऊर्जा पूर्ति हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। हमने अभी इसके लिए योजना बनाई है और आपने देखा होगा कि अगले एक हफ्ते के लिए हमने इसमें कार्य योजना तैयार कर ली है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार का संकट आया है उसका हम क्राइसिस मैनेजमेंट करें और रास्ता निकालें। आंकड़ों पर गौर करें तो इस समय प्रदेश में रोजाना बिजली की खपत 46 मिलियन यूनिट के करीब बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ तमाम प्रयासों के बावजूद बिजली की उपलब्धता 45 मिलियन से ऊपर नहीं पहुंच रही है। ऐसे में जल विद्युत परियोजनाओं से उम्मीद के बाद उत्पादन न होने और राष्ट्रीय एक्सचेंज से पूरी बिजली न मिल पाने से ऊर्जा निगम के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। हालांकि जल विद्युत निगम का कहना है कि वो आने वाले 5 सालों में विद्युत उत्पादन में और तेजी लाएंगे। साथ ही हम वर्तमान में 900 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर रहे हैं, जबकि आने वाले 5 सालों में हम 20% बिजली का अधिक उत्पादन करेंगे। देखिए, अभी यूजेएल द्वारा करीब 5,100 मिलियन यूनिट का जनरेशन किया जा रहा है। अगले 5 साल के अंदर हमने एक अपना वर्क प्लान बनाया है कि अगले 5 साल में हम इस जनरेशन को 20% बढ़ा करके करीब 6,150 मिलियन यूनिट का जनरेशन करेंगे और जो हमारा रेवेन्यू है जो कि करीब 925 करोड़ है इस समय, उसको हम बढ़ाकर के 1,450 करोड़ करेंगे। प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी और 15 घंटे के रोजे वाले दिनों में कम से कम हफ्ते भर और बिजली संकट झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड में इन दिनों एक तरफ मौसम का पारा 40 डिग्री पहुंचने वाला है और दूसरी तरफ घंटों बिजली कटौती से आम जनजीवन के साथ उद्योग फैक्ट्रियों में भी काम बाधित हो रहा है। वहीं आम लोगों का कहना है कि घंटों बिजली गायब रहने से वो परेशान हैं, ऊपर से गर्मी की तपिश अलग। लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन फ्री तो दूर, रोजमर्रा लायक बिजली भी पूरी तरह से सरकार नहीं दे पा रही है। सर, इसमें मुख्यमंत्री जी को खुद को ऑफिसर्स को सख्त निर्देश देना चाहिए और एक्चुअली में योजनाएं तो हमारे यहाँ बहुत पहले भी बनी है विद्युत आपूर्ति पूर्ण करने के लिए, लेकिन क्रियान्वयन योजनाओं को प्रॉपर तरीके से नहीं होता। इस कारण ये समस्या लगातार ही प्रदेश में हमारे चले आ रही है। घंटों तक बिजली रहती नहीं है, गर्मी में पब्लिक परेशान होती है और जहाँ बिजली की जरूरत नहीं होती वहाँ बिजली 24 आवर्स गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, जिसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और सरकार का उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है और जहाँ आवासीय क्षेत्र में देना चाहिए वहाँ पब्लिक को परेशानी क्रिएट हो रही है। प्रदेश में 15 मिलियन यूनिट के मुकाबले बमुश्किल 5 मिलियन यूनिट बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती जारी है और अब छोटे कस्बों में भी बिजली कटौती की जा रही है। कुल डिमांड फिर 44 मिलियन यूनिट के आसपास पहुंच चुकी है। यूपीसीएल को बाजार से 15 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत है। अब रियल टाइम मार्केट से शेष बिजली खरीद के प्रयास किए जाएंगे। बिजली की कमी को लेकर बाजार से कुछ और बिजली खरीदी जा सकेगी। अगर मांग की उपलब्धता कम रहती है तो बिजली कटौती से राहत मिल सकती है। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में इन दिनों भयानक बिजली का संकट बना हुआ है, तो दूसरी तरफ मौसम की बेरुखी से लोगों का जीना मुहाल हो चला है। एक तरफ लगातार विद्युत विभाग बिजली के कट पर कट लगाए जा रहा है, तो दूसरी तरफ मौसम का पारा 38 डिग्री सेल्सियस पार हो चुका है। वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग की बैठक तो ली और बैठक में जमकर फटकार भी लगाई, लेकिन अभी भी विद्युत संकट लगातार प्रदेश पर जस का तस बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून।
वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद पर सरकार ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ये धर्म संसद हरिद्वार जिले के रुड़की के जलालपुर में आज होनी थी, लेकिन इस पर धर्म संसद पर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई थी। देश की शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार को चेताते हुए कहा कि भड़काऊ भाषण पर लगाम नहीं लगी तो वरिष्ठ अफसरों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक हलफनामा दायर कर ये स्पष्ट करने के लिए भी कहा है कि कार्यक्रम में कुछ गलत होने से रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार ने पूछा था कि ऐसे मामलों के लिए पहले आ चुके निर्देशों के पालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ऋषिकेश में निजी कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल गंगा आरती में आज शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम में हंगरी की एक महिला जिसने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने की मदद की और उनको बहुत सी सुविधा भी दी। 6400 छात्रों को उनके घर सकुशल पहुंचाने में उनकी मदद की और यूक्रेन से भी बाहर निकाला। गंगा आरती के मौके पर उनका सम्मान भी किया गया और कैबिनेट मंत्री ने उनका धन्यवाद भी किया। जिन्होंने हमारे यूक्रेन में फंसे भारत के नागरिकों को बाहर निकालने में अपनी अहम भूमिका निभाई, ऐसे 6500 लोगों को उन्होंने बाहर निकाला है और आज उनको हमने यहाँ सम्मानित किया, उनका धन्यवाद किया। उनको जिस प्रकार से उन्होंने हमारे भारत के एक एक व्यक्ति को बाहर निकालने में अपनी अहम भूमिका निभाई, निश्चित रूप से हमें बड़ा गर्व है उनके ऊपर और एक प्रेरणा भी देता है तमाम लोगों के लिए कि हम फंसे हुए लोगों की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। और यूक्रेन के लिए वैसे तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत अहम भूमिका भी निभाई है। अनेकों जो लोग लगभग 20,000 की संख्या छात्र छात्राओं ने या नागरिकों की रही है, उनको निकालने में काम किया। लेकिन हंगरी में भी हंगरी के भी इस महिला ने जिस प्रकार से एक मतलब विदेशी महिला होने के बावजूद हमारे देश के नागरिकों का सहयोग किया, मैं इनका बहुत धन्यवाद भी कर रहा हूँ और उनको बधाई दे रहा हूँ। जिन्होंने हमारे यूक्रेन में फंसे भारत के नागरिकों को बाहर निकाले। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त रुद्रपुर का, जहां पर संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खाली है, सब बैठ जाए है ना, सब लोग बैठ जाइए। आप सब लोग से मिलके जाइए, सबसे यहाँ से कार्यकर्ता से और उधर भी खड़े हैं, वही बैठ जाए आगे आपको। जनपद मुख्यालय विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के इस कार्यकर्ता सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित अभी आप सब लोगों ने जिनको आपने इस क्षेत्र से आशीर्वाद लेकर भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर विधानसभा का सदस्य बनाया है, अपनी सेवा करने का अवसर दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई शिव अरोड़ा जी, यहाँ के मेयर भाई रामपाल जी, हमारे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त रुद्रपुर में मौजूद हैं, जहां पर वो इस वक्त संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ में। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शिमला की, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हिमाचल में 6 घंटे बिजली कटौती पर सवाल उठाए हैं। हिमाचल में बिजली उत्पादन के बाद भी बिजली कटौती और बिजली कट से रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है, ऐसा कहना है। और वहीं उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री को आंकड़ों की समझ नहीं है, उद्योगपतियों को कब बिजली कटौती से मिलेगा निजात। सीएम और ऊर्जा मंत्री को भी इसका जवाब देना होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली का संकट है। आए दिनों खबरें सुनने में आ रही है कि 30% जो है
वो कट जो है बिजली पावर में लगाया जा रहा है उद्योगों में, चाहे वो बद्दी हो, पांवटा हो, कालाअंब हो, औद्योगिक क्षेत्र जितने भी हैं वहां 6-6 घंटे का पावर कट लग रहा है। मैं आखिरकार सरकार से आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है, ऊर्जा मंत्री जी से पूछना चाहती है, आखिर ये कट क्यों लग रहे हैं? मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने ऐसे हैं जहां पे सरप्लस हिमाचल प्रदेश बिजली उत्पत्ति होती है। उसका कारण ही है कि ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी आता है, पानी का जितना फ्लो होगा उतने हाइड्रो प्रोजेक्ट में उतनी ज्यादा उत्पत्ति बिजली की होती है। तो हिमाचल प्रदेश जो जहां 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, पैदा होती है और पूरे देश भर के अंदर 25.9% उसका हिस्सा है, वहां पे हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है। और ये क्राइसिस केवल मात्र उद्योगों में नहीं है, उद्योगों में 5-5 लाख रुपए का औसताना जो डेली उनको नुकसान हो रहा है प्रोडक्टिविटी के अंदर। और आयरन जितनी स्टील की इंडस्ट्रीज वो सारी ठप पड़ गई है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के उद्योगपतियों को नुकसान नहीं है, उनके हाथ खड़े हो चुके हैं। वो अब असमंजस में है कि हिमाचल प्रदेश को छोड़े चले जाएं, लेकिन वहां लाखों जो युवा हैं, लाखों, वैसे ही बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में। वहां लाखों जो रोजगार हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।